हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग अब क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने आपको इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था 11 क्लास के पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, जहां आपको बताया था कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, यो चैप्टर ये है। पहला बात तो ये मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब वो केमिस्ट्री जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये इस चैप्टर्स में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके 9th और 10th क्लास से भी रिलेटेड होंगे। 9th और 10th में आप लोगों ने कुछ उन सब चीज़ों को पढ़ा था। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। 9th क्लास और 10th क्लास के कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना है, फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने हेडिंग लिख दिया है यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का स्टार्टिंग जो होता है वो अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री मतलब का अगर आप लोगों ने जो भी पढ़ा है केमिस्ट्री में सबका मतलब एक तरह से कह सकते हैं समरी, जिसको शुरुआत में चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हालांकि ये पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक बात है, नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें ये जो चीज़ है ये आपका बहुत बेसिक बात है जो आप लोगों ने अब तक बहुत बार पढ़ा होगा, बस इसे एक बार स्टार्टिंग में यही बताया जाता है। आप NCERT बुक खोलिएगा तो आपको सबसे पहला यही टॉपिक आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, वो ये है कि सब्सटेंस क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का जन्म यहीं से होता है। जो हम लोग आसपास का चीज़ें देख रहे हैं उसे सब्सटेंस या फिर मैटर कहा जाता है, हिंदी में इसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, सब्सटेंस किसे कहते हैं या फिर मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होता है और इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन ये है आपका सबसे स्टार्टिंग का बात। मैं पहले इसे एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा और इसका जो नोट्स है वो आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ समझना है, देखना है और इसे एक एक चीज़ को जो चीज़ आपको समझ में आता है आप चाहते हैं तो साथ साथ उससे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में मैं इसका नोट भी दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। आप सभी ऑलमोस्ट जो भी आप 9th 10th पढ़ के आए हैं तो ऑब्वियसली पदार्थ या कि मैटर के बारे में आप कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे। आसपास की चीज़ें जो भी हैं आपके वो सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ वो होता है जिसमें अपना कुछ मास होता है। पदार्थ का डेफिनेशन यानी कि सब्सटेंस या मैटर उसे कहते हैं जिसका अपना कुछ मास होता है और जो कुछ जगह को कवर करता है। जैसे अगर मैं मार्कर का बात करूँ तो मार्कर जो है कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका अपना कुछ फिक्स मास भी है। ठीक है, इसे मैटर कहा जाता है। हालांकि बाद में इस डेफिनेशन को और ज़्यादा अपग्रेड किया गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो है आपका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है ना, या फिर उसका अपना कोई मास नहीं होता है। क्या वो सब्सटेंस नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। सब्सटेंस के बारे में एक बात और कहा गया कि जो आपको जिसको आप फील भी कर सके, जैसे एयर को हम लोग फील करते हैं है ना, उसका अपना कुछ मास नहीं होता है। एयर को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, वो उसे फील किया जा सके, उसे भी क्या कहा जाता है? सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस उसे कहते हैं है ना, जो कि जिसका अपना कुछ मास होता है और जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सब्सटेंस कहा जाता है। मैटर उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मैटर आपका। अब मैटर का क्लासिफिकेशन करना है, मैटर को हम लोग को वर्गीकरण करना है। तो मैटर जो है आपके दो तरह के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। पदार्थों को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? आप बोलिएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। जैसे देखिए, आप अगर 2-3 इंसान को देख लेते हैं, ठीक है, तो 2-3 इंसान को देखने के बाद आप उसका दो तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीनों इंसान को देख के आप उनका फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको जितना मतलब होता है जिसे आप सिर्फ देख करके बता दें कि ये इंसान इस इंसान से कैसे अलग है। जैसे आपने 3 इंसान को देखा, एक मान लीजिए गोरा होगा, एक श्यामला होगा, एक काला होगा, तो इससे आप देख के बता दीजिएगा कि ये गोरा है, ये श्यामला है, काला है, या एक लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, जैसे भी करके मतलब जिसे आप सिर्फ देख के वर्गीकरण कर दें उस वर्गीकरण को कहा जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और क्या ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन ये बताइए क्या आप उन 3 इंसान को देख के बता सकते हैं कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा अच्छा नेचर का है, कौन बुरा नेचर का है, ये सब, या कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है, देख के बता सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, लैब टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उन तीनों को किसी टेस्ट के तहत रखना पड़ेगा और तब बता सकते हैं कि ये तीनों में क्या अंतर है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को कहा जाता है केमिकल
क्लासिफिकेशन, जिस क्लासिफिकेशन में आपको टेस्ट करना पड़े, लैब टेस्ट करना पड़े, केमिस्ट्री है तो यहाँ लैब टेस्ट ही होगा, है ना, उसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और जिस क्लासिफिकेशन में सिर्फ हम लोग देख के बता दें, सिर्फ देख के बता दें क्लासिफिकेशन को, उसे कहा जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, किसका? सब्सटेंस का। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब सब्सटेंस को देख के ही हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके आधार पर जो आपका सब्सटेंस या मैटर है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। आप लोग कन्फर्म ये समझते होंगे, ये जानते भी होंगे, सभी चीज़ों को लगभग जानते होंगे, बस एक समरी टाइप का आपका बता दिया जा रहा है। सबसे पहला होता है सॉलिड, जिसे कहा जाता है ठोस, फिर है आपका लिक्विड, जिसे कहा जाता है द्रव, और फिर है गैस, जिसे गैस ही कहा जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ठोस, द्रव और गैस। अब सवाल है व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस। इतना तो लगभग बहुत लोग जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है, ठीक है, लेकिन मैं बस एक समरी टाइप आपको बता देता हूं। सॉलिड वो होता है जिसका अपना फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। सॉलिड उसे कहते हैं जिसका अपना डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। जैसे मार्कर का बात करें, मार्कर का अपना एक फिक्स शेप है, अपना एक साइज है और अपना एक वॉल्यूम है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। और ये रिजिड भी होता है, ठीक है, रिजिड का मतलब ये कठोर होता है, ठीक है, इसे आप दबा करके, इसे आप कंप्रेस करके इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है सॉलिड, ठीक है। दे हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड दे आर हार्ड एंड रिजिड, है ना, एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब असंपीड्य, मतलब जिसके दबा करके आप उसका आकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वैसे चीज़ों को कहा जाता है सॉलिड, ठीक है। जैसे हम लोग खुद क्या है? सॉलिड है। मार्कर क्या है? सॉलिड है। आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। आपका पेन क्या है? सॉलिड है, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव, ठीक है। अब ये लिक्विड क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो लिक्विड का मतलब होता है जिस सब्सटेंस का जो होता है शेप और साइज फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिक्विड। लिक्विड जैसे कि पानी जैसे पानी को अगर आप किसी बॉटल में रख देते हैं तो पानी उस पानी का अपना कुछ शेप साइज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में पानी को रखेंगे, पानी उसी शेप में आ जाएगा, इसका अपना कोई फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप रखेंगे पानी उसी कंटेनर में आ जाएगा। अगर आप पानी को फर्श पे फैला देते हैं तो फर्श का रूप ले लेता है, अगर आप बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के रूप में आ जाएगा, अगर आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के रूप में आ जाएगा। तो जो कहा जाता है लिक्विड का अपना कुछ शेप साइज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और ये हार्ड और रिजिड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल भी नहीं होता है, ठीक। चलिए, उसके बाद आता है आपका गैस। गैस का कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, ना ही शेप, ना ही साइज, ना ही वॉल्यूम, ना ही आकृति, ना ही आकार, ना ही आयतन, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? गैस। दे हैव नाइदर डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, उसे क्या कहा जाता है? गैस, ठीक है। ऐसे एयर क्या है? गैस है आपका। इसका अपना कुछ शेप है क्या? नहीं। अपना कुछ साइज है क्या? नहीं। अपना वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है तो इसे क्या कहा जाता है? गैस। गैस को जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है। जैसे आप किसी बॉक्स में गैस को रखे हैं तो उसका हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं लेकिन अपना इसका कुछ वॉल्यूम नहीं होता है, जबकि लिक्विड का अपना वॉल्यूम होता है और ये भी हार्ड और रिजिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसे आप सिर्फ देख के बता दीजिएगा। जैसे मार्कर, पानी और हवा को तो देख तो नहीं रहे लेकिन महसूस कर रहे हैं, तो इन तीनों को देख के बता देते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। यानी कि ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपने 9-10 में ये भी पढ़ा होगा कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को लिक्विड और सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत कॉमन सा बात है, हीट करके। अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को और गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। और वापस कैसे जा सकते हैं? तो कूल करके, है ना। गैस को कूलिंग करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है, लिक्विड को कूलिंग करके हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आप लोग पहले जानते होंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। इसके लिए हम लोग को सब्सटेंस को किसी टेस्ट के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पे होगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो सब्सटेंस को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर, यानी कि शुद्ध सब्सटेंस, ठीक है, और एक होता है मिश्रण, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण 2 तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध सब्सटेंस और एक होता है आपका मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब वैसा सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस में ना टूटे, मतलब वो प्योर है, मतलब वो
किसी और चीज़ में उसको आप तोड़ नहीं सकते, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब वो प्योर है। ठीक है, उसको दूसरे चीज़ों से मिला करके आप नहीं बनाया है, प्योर है वो। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर का नाम ही मिक्सचर है, यानी कि उस सब्सटेंस को बनाने के लिए आप बहुत चीज़ों का मदद लिए होंगे, उसे क्या कहा जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये दो तरह के केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। अब इस प्योर सब्सटेंस के अंदर भी दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट को कहा जाता है हिंदी में तत्व और कंपाउंड को कहा जाता है यौगिक। तत्व और यौगिक। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है वो क्या होता है, तो देखिए आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। ठीक है, इतना उम्मीद है कि 9th क्लास अब 10th क्लास में पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जिसमें सभी केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका सिंबल लिखा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, टोटल 118 एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा। वो सारे चीज़ों को कहा जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट यानी कि तत्व। तत्व किसे कहते हैं, तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बना हो। मतलब क्या है, अगर आपके पास, मैंने कहा कि आयरन का क्रिस्टल है, अगर आपके पास आयरन है तो इसमें जितने भी इसके जो पार्टिकल्स होंगे जिससे आयरन का एलिमेंट बना होगा, वो सिर्फ आयरन के एटम होंगे कि दूसरे के भी एटम होंगे? कॉमन सी बात है, ये क्रिस्टल अगर आयरन का है और इसमें आयरन का क्रिस्टल है तो इसमें कॉपर का एटम थोड़ी होगा। तो ये जो आयरन है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बनाना, तो एलिमेंट का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलने से बने। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वैसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बने उसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट। ठीक, अब मैं पहले एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर कंपाउंड्स में आएंगे, है ना। एलिमेंट्स आपके 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3। कौन कौन? मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। धातु, अधातु और से उपधातु कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये धातुओं का, उपधातु का मतलब होता है, सेमी मेटल्स का मतलब जो धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट इज मेटल? मेटल किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए मेटल किसे कहते हैं, मेटल को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं या फिर मेटल का प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। मेटल वो होता है जो हार्ड होता है, जिस, ठीक है, मेटल वो होता है जो हार्ड होता है, जिसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर से कोई लिक्विड को गला सको, कोई सॉलिड को गला सको, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड को उबालते हैं हम लोग। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलना शुरू होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो मेटल क्या होता है, तो मेटल जो हार्ड होता है, ठीक है, और जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और कह सकते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मतलब उष्मा और विद्युत का सुचालक, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करता है, हीट भी फ्लो कर सकता है उससे। ठीक है, साथ साथ आप इसके बारे में बहुत कुछ, इसका प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग बहुत बार जाने होंगे 10th में तो आपका एक चैप्टर हुआ करता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है? आपके मेटल्स। ठीक है, अब नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो मेटल को आप रिवर्स कर दीजिए, उसे नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल क्या होता है? जो जस्ट जो प्रॉपर्टी मैंने भी बताया, जो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। और नॉन मेटल आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में हो सकता है नॉन मेटल आपका। ठीक है, ये आपका सिर्फ सॉलिड फेज में होता है, एक्सेप्शन है मरकरी। ठीक है, लेकिन ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में हो सकता है। ठीक है, तो नॉन मेटल जो है आपका, जिसमें ये सारे प्रॉपर्टी, मेटल के सारे प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, यानी कि ये हार्ड नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। ठीक है, इस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका, कुछ नॉन मेटल होते भी है लेकिन ये नहीं होते हैं। उसके बाद ये, इसे आप पीट के इसका, आप इसको आपने पढ़ा होगा मैलिएबल एक प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा 10th में, डक्टाइल। ठीक है, मैलिएबल और डक्टाइल। ठीक है, मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब होता है किसी मेटल को हम लोग अगर पीटे, है ना, तो उससे आप उसे एक सीट तैयार कर सकते हैं, चादर तैयार कर सकते हैं। तो और अगर किसी मेटल को आप चाहें तो उसे आप खींच के तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को मैलिएबल एंड डक्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो जो है आपका, हाँ, तो नॉन मेटल जो है आपका मैलिएबल, डक्टाइल नहीं होता है, जबकि मेटल आपका मैलिएबल और डक्टाइल दोनों होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया नॉन मेटल का और मेटल का और नॉन मेटल का। अब नॉन मेटल में आपका आ सकता है, कौन कौन आ सकता है? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स का मतलब, या फिर इसे आप मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं, इसे आप मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं।
मेटलॉइड्स, ठीक है, उपधातु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सेमी मेटल का मतलब वो सभी सब्सटेंस जिनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच बीच में होता है, मतलब कुछ मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और कुछ नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है आपको सेमी मेटल्स, ठीक है। दोनों तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जांपल होते हैं आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, दीज आर सेमी मेटल्स, ठीक है। ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ समझा देता हूं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। सेमी मेटल्स वो सब्सटेंस जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट में होता है, बीच बीच में होता है, उसे क्या कहा जाता है, सेमी मेटल। ये हो गया आपका। अब आते हैं कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए, तो कंपाउंड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको एलिमेंट में क्या बताया, सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा तरह के एटम होते हैं, ठीक है। वैसे सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं, लेकिन वो एटम्स जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वैसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम डेफिनेट रेशियो में निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, जैसे वाटर है आपका, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है H2O, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम जुड़े हैं, तो ये निश्चित है या नहीं, बताइए। क्या मैं वाटर का फॉर्मूला को H3O लिख सकता हूं, नहीं। क्या H2O2 लिख सकता हूं, नहीं। तो H2O ही वाटर का फॉर्मूला है, इसका मतलब इसमें निश्चित डेफिनिट रेशियो होगा ना, हाइड्रोजन का 2 ही एटम, ऑक्सीजन का 1 ही एटम लेना है। अगर आपने ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, तो वाटर नहीं बनेगा। तो एक से ज़्यादा तरह के एटम जरूर होंगे, लेकिन डेफिनिट रेशियो में अगर जुड़ेंगे तभी उसे क्या कहा जाएगा, कंपाउंड्स कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपाउंड्स। जितने भी आप केमिस्ट्री में सुने होंगे, जैसे आप वाटर हो गया, ठीक है, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज, शुगर, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट जिसे आप कहते हैं, ये सारा कुछ क्या होता है, सबका सब क्या है, आपका कंपाउंड है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब कंपाउंड भी 2 तरह का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपके मन में आ रहा होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपको लिविंग थिंग से नहीं मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। तो बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग से क्या मिलते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे आपको रॉक से मिले, चट्टान से मिले, या फिर आपको कहीं और नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो भी चीज़ आपका लिविंग थिंग नहीं है उससे मिले, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका कंपाउंड्स होता है या सब्सटेंस भी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो आपका कोई भी कॉमन सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl ये आपको सी से मिला, समुद्र से मिला, ठीक है। NaCl हो गया, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं आप, सॉल्ट हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं जिप्सम हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये सारा कुछ जो है आपका कैसा सब कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। NaCl हो गया, ये सब आपका कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। आपको लिविंग थिंग से, मतलब सजीव चीजों से नहीं, ठीक है, मिले, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट आ जाइए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जो आपको लिविंग थिंग से मिले, वैसे सब्सटेंस जो आपको लिविंग थिंग से मिले, जैसे एनिमल से मिल सकता है, प्लांट से मिल सकता है, तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, जैसे हम लोग आलू खाते हैं या फिर कोई अनाज खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम लोग को प्लांट से मिला। मिल्क हो गया, वो भी हो गया, आपको कहाँ से मिला, एनिमल से मिला। तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हमको लिविंग थिंग से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, फैट्स, ये सभी आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब लिविंग थिंग कौन कौन से बोला मैंने, एनिमल्स और प्लांट्स, तो हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए, कंपाउंड्स और मिक्सचर में एक डिफरेंस है, क्या है, देखिए, मिक्सचर में भी एक से ज़्यादा तरह के एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पे भी एक से ज़्यादा तरह के एटम थे कि नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम है ना। आपके मिक्सचर में भी एक से ज़्यादा तरह के एटम होंगे, लेकिन ये डिफिनिट रेशियो में नहीं जुड़ेंगे, कैसे भी करके आप जोड़ दीजिए, तो इसे क्या कहा जाएगा, मिक्सचर। मतलब एक से ज़्यादा तरह के आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, उसको आप अगर डिफिनिट रेशियो में नहीं जोड़ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, मिक्सचर कहा जाएगा, मिश्रण कहा जाएगा, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। हिंदी में कहा जाता है इसे समांगी मिश्रण और इसे कहा जाता है विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तब ये होमोजेनस मिक्सचर क्या है, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लिए आपके पास पानी है, वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में आपने शुगर मिला दिया, ठीक, वाटर में क्या मिला दिया आपने, शुगर को ऐड कर दिया,
ठीक। और इसे आप ऐड करने के बाद थोड़ा आप हीट भी कर दीजिए, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होगा, ये शुगर इस वाटर में पूरा पूरा डिज़ोल्व कर जाएगा। और डिज़ोल्व करने के बाद अगर आप उसे पीजिएगा तो क्या आपको ऐसा है, क्या शुगर तो स्वीट होता है आपको पता है, तो क्या आपको स्वीट अलग अलग फील होगा या पूरे पीने के बाद आपको स्वीट एक जैसा ही फील होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप पूरी शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करवा दिए हैं तो आपको पूरा मिक्सचर एक जैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले पिया आपने तो ज़्यादा मीठा लगा, बाद में कम मीठा लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर। वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी एक समान हो, वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी एक समान हो। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन और प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। वैसा मिश्रण जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी कंपोनेंट्स का पूरे मिक्सचर में एक जैसा हो, उसे क्या कहा जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में अगर एक जैसा हो तो उसे क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। मतलब मीठा पूरे मिश्रण में एक ही जैसा लगा, कहीं कम और ज्यादा नहीं लगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। अब सुनिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस शुगर की जगह अगर आप सॉइल यानी कि मिट्टी को पानी में डाल करके उसे आप पूरी डिसॉल्व कराने का कोशिश करते हैं, तो क्या उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। कंपोजिशन कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम। ऐसा हो सकता है कि मतलब ऊपर में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा पार्टिकल्स, नीचे आपको कम दिख रहा होगा पार्टिकल्स। तो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी अगर पूरे मिक्सचर में एक जैसा नहीं हो तो उसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण। और अगर कंपोजिशन और प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में एक जैसा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। तो ये हो गया आपका मिक्सचर का भी क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दिया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड पे नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसलिए आप इसको सिर्फ समझना था, आपने समझ लिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई दिक्कत आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर, जो आपके एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिएगा, आपको वो टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। तो इसे आप समझ लिए, इसका नोट्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।